कारण गरीब है। अगर वो गाय का शेण गोमूत्र वापरना शुरू करेगा तो सब शेतकरी श्रीमंत हो जाएंगे। तो ये हमें गांव-गांव सिखाना है। इस पद्धति से जो भी शेतकरी खेती करेंगे उनको 4 लाभ होंगे। पहला लाभ, खर्चा कम होगा, यूरिया नहीं डालना, डीएपी नहीं डालना, खर्चा कम। दूसरा, उनके पीक में जंतु आना बंद हो जाएगा, तो जंतुनाशक दवा की जरूरत नहीं। तीसरा, जो खेत में उत्पन्न होगा वो अन्न और धान्य इतना शुद्ध होगा कि उसको खाएंगे तो शरीर में ताकत जास्ती आएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, रोग कम हो जाएंगे। रोग कम होंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो दवाओं पर जो फालतू खर्चा हो रहा है वो बचेगा। और चौथा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जब आप गाय का शेण और गोमूत्र डालेंगे गुड़ के साथ मिलाकर, तो माटी में गांडुल बहुत उत्पन्न हो जाएंगे। और गांडुल की संख्या बढ़ेगी तो गांडुल क्या करते हैं, ऊपर नीचे घूमते हैं माटी में, तो वो माटी को नरम बना देते हैं। तो माटी अगर नरम है तो पाउस का जब पानी आएगा तो संपूर्ण पानी माटी में नीचे उतर जाएगा। तो आपके खेत में से एक बूंद पानी भी बेकार नहीं जाएगा, वो संपूर्ण पानी माटी में नीचे उतर गया। तो गांडुल की संख्या बढ़ेगी तो पाउस का पानी जास्ती मिट्टी में आएगा, तो पानी जास्ती मिट्टी में आएगा तो पानी का तल ऊपर बढ़ेगा, वाटर रिचार्जिंग होगा, तो पानी का संकट कम हो जाएगा। तो 4 लाभ इसके होने वाले। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ये पद्धति से खेती शुरू किया और जंतु आ गया, तो वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन कभी आ सकता है। कैसे कि आपने तो किया अपने खेत में, लेकिन आपका पड़ोसी शेतकरी यूरिया डीएपी वापरता है, तो उसके खेत में तो जंतु आएगा, नक्की पक्का। वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि जंतु तो बाउंड्री देखता नहीं ना हो, उसको कुछ माहिती नहीं है आपका खेत है कि पड़ोसी का, तो वो घुस गया, तब क्या करें। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला और मैं बताता हूं। अगर कोई भी पीक में जंतु आ गया तो उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि 10 लीटर गाय का मूत्र लेना, 2 किलो कड़ू नीम का वो निम्बोली होता है, उसको चटनी बना के इसमें मिलाना। फिर वो बेशरम का पान देगा, बेशरम सभी गांवों में फोकट में आता है, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको। कभी बिहारन नहीं डालते फिर भी आता है, कभी पानी नहीं देते फिर भी आता है, और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब गांवों में बेशरम है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां ये नहीं है। मैंने इस बेशरम पर बड़ा रिसर्च किया है। इसका स्वभाव भारत के पुढ़ारियों जैसा है। जैसे भारत के पुढ़ारी वैसा ये बेशरम। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेशरम पुढ़ारियों से भी अच्छा है। वो इसलिए कि पुढ़ारी तो किसी भी काम के नहीं है, ये बेशरम फिर भी कुछ काम में आता है। ये क्या काम में आता है, 2 किलो बेशरम के पान तोड़ो, उसकी चटनी बना के उस गाय मूत्र में मिला दो, जिसमें 2 किलो कड़ू नीम की निम्बोली मिलाइए। फिर आधा किलो तंबाकू ले लो, तंबाकू वो भी इसमें डाल दो। और फिर ऐसे कोई भी पान जो गांव में है जिनको गाय नहीं खाती, जैसे नाम बताओ, रुई का झाड़, रुई के झाड़ का पान है ना, रुई का पान, उसको गाय नहीं खाती। धतूरे का पान, उसको गाय नहीं खाती। बेलपत्री का पान, उसको गाय नहीं खाती। सीताफल, रामफल का पान, उसको गाय नहीं खाती। तो जिस पान को गाय नहीं खाती वो भी तोड़ लो, उसकी भी चटनी बनाओ 2-3 किलो और इसमें मिला दो। अब ये सब जब मिल गया तो इसको गर्म करो, ताम्र पात्र में गर्म करें तो बहुत अच्छा, और गर्म करके फिर ठंडा करो। फिर ठंडा करके इसमें 100 से 150 लीटर पानी मिलाओ, और ये जो घोल तैयार हुआ इसको स्प्रे मशीन में भर के स्प्रे कर दो, तो सब जंतु भाग जाए। फोगट का जंतुनाशक है। तो ये अगर हम शेतकरी समाज को बताएं कि देखो जंतु भगाने का है तो ये करो, और खेती में उत्पन्न जास्ती लेने का है तो गाय के शेण से खेती करो,
तो ये दो पद्धति का क्या परिणाम निकलेगा मैं आपको बताता हूं। भारत के शेतकरी दर वर्षी 2,70,00,000, आप इसको ध्यान से सुनना, भारत देश के जो शेतकरी है ना 77 कोटि, ये प्रतिवर्ष यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, जंतुनाशक और रासायनिक खत, ये कुल जो खरीदते हैं ना, वो खर्चा कितना है? 2,70,000 कोटि रुपए। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, 2,70,000 कोटि रुपए का अगर सोना खरीद लें तो गांव-गांव की सड़क सोने से बन सकती। इतना खर्चा शेतकरी यूरिया, डीएपी में बर्बाद कर देते। तो अगर शेतकरी समाज को हमने ये बताया, गाय का शेन वापरो, गोमूत्र वापरो, तो ये जो खर्चा हो रहा है 2,70,000 कोटि, ये खर्चा बचेगा। ये खर्चा बचेगा तो शेतकरी समाज की आमदनी बढ़ेगी। आपके घर की आमदनी बढ़ानी है तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा कम कर दो, आमदनी बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों बराबर है। तो आप पैसा बचाना शुरू कर दो, आमदनी बढ़ जाएगी। तो शेतकरी समाज की अगर आमदनी बढ़ी तो वो श्रीमंत होगा, श्रीमंत होगा तो आत्महत्या करना बंद कर देगा। ये बहुत बड़ी क्रांति इसमें से होने वाली है। और दूसरी क्रांति क्या होगी? जब उसको गाय का शेन, गोमूत्र का उपयोग पता चल जाएगा तो गाय बेचना बंद कर देगा। और गाय बिकना बंद हो गई तो कसाई के हाथ में नहीं जाएगी, तो कत्ल खाने सब अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये दो बड़े काम होंगे। फिर तीसरा एक काम कि अगर शेतकरी समाज को हम ये समझाएं कि आपको अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए गोमूत्र उपयोग करो, डॉक्टर के चक्कर में क्यों फंसते? गोमूत्र की औषधि बनाओ, उपयोग करो। और गोमूत्र की सबसे अच्छी औषधि है, अंदर का कोई भी रोग है शरीर के अंदर, जैसे पोट खराब है, संधिवात है, गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, ये सब जितने रोग हैं, डायरिया है, डिसेंट्री है, पैरालिसिस हो गया है, सेरिब्रल पॉल्सी हो गया है, डायबिटीज हो गया, ये सब अंदर के रोग हैं। तो अंदर के रोग की सबसे अच्छी औषधि है रोज आधा कप गोमूत्र पीना, खाली पेट। और बाहर के रोग जितने हैं, बाहर के रोग क्या है? चर्म रोग, खाज हो गई, खुजली हो गई, दाद हो गया, ये सब है ना, ये बाहर के रोग है। तो बाहर के रोग की सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र की मालिश करना। अंदर के रोग की औषधि गोमूत्र पीना, बाहर के रोग की औषधि मालिश करना। और मालिश करते समय गाय के मूत्र में थोड़ा गाय का शेन मिलाए ना तो और अच्छी जोरदार परिणाम आते हैं। तो हम सब शेतकरी समाज के नागरिकों को ये बताना शुरू कर दें कि भाई तुमको अगर औषधि चाहिए तो गोमूत्र पियो, कोई भी रोग में मदद करता है। और मैंने आपको कहा कि 6 साल से मैं गोमूत्र पर बहुत परीक्षण किया है, सभी रोगों का इलाज गोमूत्र से होता है। ऐसा एक भी रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो। आप खुद करके देखो, फिर दूसरों को बताओ। तो इस तरह से अगर हम गांव-गांव ये प्रचार शुरू करेंगे तो इस देश में अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में कोई क्रांति होगी। और देश में नहीं होगी तो महाराष्ट्र में तो होगी कम से कम। आप जितने भी वारकरी समाज के लोग हैं, गांव-गांव जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, बीच बीच में अगर ये सब बताना आपने शुरू कर दिया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इस दृष्टि से मैं आपके पास आया। कल भी मैं आपके पास रहूंगा। कल सवेरे 2 घंटे और आपसे बात करूंगा, शाम को भी बात करूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए कल जरूर पूछना, प्रश्न लिख के लाना, कोई शंका हो उसका समाधान करना। और ये सब आप करेंगे इसलिए ताकि आप दूसरों को करा सकें। तो इस दृष्टि से ये सब मैंने आपको बताया। हमने खुद ये अभियान शुरू किया है और इस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम। आज तक 18,000 शेतकरी बांधवों को मैंने ये सिखाया, गाय का शेन, गोमूत्र वापरना। वो सब श्रीमंत हो गए। पहले कर्जदार थे, अब श्रीमंत हो गए। उनका जीवन बहुत सुखी है। पहले बैंक का कर्जा लगा हुआ था, अब वो इस स्थिति में है कि कर्जा दे सकते हैं, साहूकार हो गए। खर्चा कम हो गया, उत्पन्न जास्ती हो गया, रोग कम हो गए, बीमारियां कम हो गई, घर सुखी संपन्न हो गया, शुद्ध गाय का दूध पीते हैं, शुद्ध तूप खाते हैं, मन बुद्धि सच सब विचार अच्छे रहते हैं। तो ये सब उनके जीवन में परिवर्तन आया है। अगर हम सभी शेतकरी समाज को ये करें तो उनका भी जीवन सुखी संपन्न होगा।
तो इस दृष्टि से हम ये अभियान भारत में चलाते हैं और इसी अभियान में आप सब सहयोगी बने। इसी अपेक्षा के साथ मैं ये आया, आपको ये सब सुनाया, आपने सुना, मैं आपका आभारी हूं। अब ये जो विषय मैंने आपके सामने लिया, इस विषय पर अगर जास्ती अभ्यास आपको करना हो तो हमने कुछ पुस्तक बनाई है। एक पुस्तक बनाई है पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा। गाय के मूत्र से, गाय के शेन से क्या क्या औषधि बनती है, किस किस रोग में काम आती है। मैंने आपसे कहा संधिवात है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, नपुंसकता है, जितने भी तरह के रोग हैं उसमें गोमूत्र गाय के शेन से क्या औषधि बनती है, कैसे उपयोग करते हैं। और दूसरी पुस्तक बनाई है शेतकरी समाज के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए, कि गाय का शेन गोमूत्र को खेती में कैसे वापरना और जास्ती से जास्ती उत्पन्न कैसे लेना, कम से कम खर्चे में जास्ती उत्पन्न कैसे लेना। तो मैंने तो आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, उस पुस्तक में ऐसे 100 फॉर्मूले हैं, 100 चिकित्सा के लिए और खेती के लिए। वो यहां पर है, आप चाहे तो ले सकते हैं। पीछे एक बाजू में स्टॉल है, उधर ट्यूबलाइट के पास। ये पुस्तक को आप पढ़कर अभ्यास करके सुनाना और कहना शुरू करेंगे, बहुत लाभ इसका होगा। और इसी विषय पर अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे हमारा स्वयं पाक घर है ना, स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधि है। मेथी का दाना है, जीरा है, धनिया है, हड़द है, तुलसी है, आल है, पांडर कांदा है, सफेद प्याज है। ऐसी स्वयं पाक घर में 148 औषध है, उनसे भी चिकित्सा होती है। और गोमूत्र चिकित्सा और वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो वो चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं बिना डॉक्टर की मदद से, उस विषय पर भी पुस्तक है। सौंदर्य चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा, स्वयं चिकित्सा, ऐसी ऐसी 8-10 तरह की पुस्तकें हैं। आप लीजिए, अभ्यास करिए, दूसरों को बताइए। और ये अगर आपके मन में बैठता है विषय, तो इसमें आप उतर जाइए, जहां भी जाएं, किसी से चर्चा करें, इस विषय पर जरूर बात करें। कहीं भी गांव में, शहर में, कीर्तन में, भजन में, संवाद में, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को बोलने सुनने में, कहीं भी कुछ हो, जरूर ये बात करिए। तो ये बात का जितना ज्यादा फैलाव होगा उतना ही हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए लाभदायी होगा। इतना ही मुझे आपसे कहना था। आपने बड़े ध्यान और शांति से सुना, मैं आपका आभारी हूं। और कल आप जब आएंगे तो और भी आपसे कुछ बातें करूंगा। आप आएंगे तो कल प्रश्नों के साथ आएंगे, प्रश्न लिखकर लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कुछ नई नई बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जो पुस्तकें लेना ले लीजिए। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है, वो बाजार में बिकता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। भारत में लगभग 20% प्रजा जो है ना मांसाहारी है। 20% प्रजा भारत में ऐसी है जो दररोज मांस खाती है, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये जो मांसाहारी प्रजा है, इसको गाय का मांस भी लगता है, मछली का भी, बैल का, बछड़े बछड़ी, मुर्गा मुर्गी, सब तरह का मांस वो खाते हैं। तो कत्ल होने के बाद जो मांस उत्पन्न हुआ वो तो मांसाहारी लोगों के काम आया। और एक और काम होता है कि ये जो मांस होता है इसमें से तेल निकलता है और उस तेल को अंग्रेजी भाषा में टैलो कहते हैं। तेल हिंदी में कहते हैं, टैलो कहते हैं अंग्रेजी में। गाय के मांस का जो तेल है बीफ टैलो है वो। ऐसे ही मछली के मांस का, भैंस के मांस का, डूकर के मांस का वो पोर्क टैलो है। तो ये जो तेल निकालते हैं वो तेल का सबसे जास्ती वापर होता है, सबसे जास्ती उपयोग होता है क्रीम बनाने में। हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग घर घर में जो चेहरे में लगाने वाला क्रीम वापरते हैं ना, फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मे, इमामी, पॉन्ड्स आदि आदि, ये ज्यादातर क्रीम में मांस से निकाला हुआ तेल वापर होता है, इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर बाजार से कोई शुद्ध तेल खरीदे, जैसे खोपरे का तेल, नारियल का तेल,
तो अच्छी क्वालिटी का 80 रुपए किलो है। तिल का तेल खरीदें, वो भी 70-80 रुपए किलो है। लेकिन ये जो गाय की चर्बी से, भैंस की चर्बी से निकाला हुआ तेल है, वो 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, तो ये सस्ता पड़ता है। और इस गाय भैंस की चर्बी से निकाले हुए तेल का क्रीम बनाने में जास्ती अच्छे से वापर हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। तो ये जितने भी कत्ल खाने चलते हैं, इन सब कत्ल खानों में मांस और मांस के साथ तेल, ये दोनों अलग अलग निकलता है। तेल का उपयोग क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स में होता है, मांस खाने में जाता है। फिर जो खून निकलता है, उस खून का भी भरपूर उपयोग होता है औषधि बनाने में। गाय के शरीर से निकला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल, बछड़ा, बछड़ी के शरीर से निकला हुआ खून, उससे एक दवा बनती है और वो दवा बाजार में भरपूर बिकती है। उसका नाम है डेक्सोरेंज। ये औषधि को सभी डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि ये औषधि लिखने में कमीशन बहुत मिलता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर कमीशन के लालच में ये औषधि लिखते हैं। और ये औषधि का उपयोग जास्ती से जास्ती उन महिलाओं को किया जाता है जो गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था में जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको रक्त की कमी अक्सर होती है। तो रक्त की कमी दूर करने के लिए पशुओं के रक्त से बनी हुई दवा, वही सबसे ज्यादा डॉक्टर उन्हें देते हैं। तो रक्त का ये उपयोग होता है। और एक और उपयोग है रक्त का, कि ये जो पशुओं का रक्त है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनती है। वो जो होठ पे लगाते हैं, बहुत लिपस्टिक बनाने में इसको वापर करते हैं। फिर इसी रक्त से चाय बनाने वाली कंपनियां भी अपने चाय में इस रक्त का उपयोग करते हैं। क्या होता है कि ये जो चाय होती है ना, वो तो पौधे से आती है। चाय का पौधा इतना ही बड़ा होता है जितना गेहूं का पौधा होता है। उसमें पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसको सुखाते हैं। तो पत्तियों को सुखा के पैकेट में बंद करके परदेश में बेचा जाता है। और पत्तियों के नीचे का जो छोटा छोटा टूटकर गिरता है डंठल जो होता है, आखिरी हिस्सा, उसको सुखा के डिब्बे में बंद करके भारत में बेचा जाता है। लेकिन ये जो पत्तियों के अंत का छोटा सा हिस्सा है, ये चाय नहीं है। चाय तो वो पत्ती है। तो फिर क्या करते हैं, चाय जैसा उसको बनाते हैं। तो सामान्य रूप से वो पत्तियों के छोटे छोटे डंठल तोड़कर अगर सुखाकर हम पानी में डालें, उबालें, तो उसमें चाय जैसा रंग नहीं आता। तो फिर ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये जानवरों के शरीर से निकला हुआ जो खून है, इस खून को उसमें मिला के, सुखा के, फिर डिब्बे में बंद करके बेचते हैं उसे। और तकनीकी भाषा में बाजार में इसको टी डस्ट कहते हैं, चाय की धूल। एक होती है चाय और एक चाय की धूल, टी और टी डस्ट। तो टी डस्ट में ज्यादातर ये उपयोग होता है, जानवरों के शरीर से निकाला हुआ खून। तो उसमें एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और एक उपयोग इसका है रक्त का, वो नेल पॉलिश बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, नेल पॉलिश बनाने में, चाय में, 3 उद्योगों में इसका सबसे जास्ती उपयोग होता है रक्त का। मांस का उपयोग खाने में जाता है, खाने वाले लोग लेते हैं। मांस में से निकाला हुआ तेल का उपयोग क्रीम बनाने में होता है, फेशियल क्रीम जिसको कहते हैं। अब हड्डियां जो निकलती हैं, उन हड्डियों का सबसे जास्ती उपयोग 2 जगह होता है। एक तो शेविंग क्रीम बनाने में और एक टूथ पाउडर, टूथपेस्ट बनाने में। जितने भी टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये सब मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। शरीर के जब जानवर के शरीर का कत्ल होता है, तो हड्डियां जो निकलती हैं उनको धूप में सुखाते हैं,
सुखाने के बाद एक बोन क्रशर मशीन होती है, उसमें डालकर उसका पाउडर बनाते हैं। फिर उसी पाउडर से टूथपेस्ट बनता है, टूथ पाउडर बनता है। और इन्हीं हड्डियों का पाउडर का उपयोग एक और जगह होता है, शेविंग क्रीम बनाने में। और आजकल इन हड्डियों के पाउडर का एक और उपयोग होने लगा है, वो टेल्कम पाउडर जो लगाते हैं, स्नान के बाद लोग लगाते हैं, उसमें भी अब इसका उपयोग होने लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे तो टेल्कम पाउडर पत्थर से बनता है, पत्थर को पीस कर जो पाउडर निकलता है उससे टेल्कम पाउडर बनता है वैसे। लेकिन आजकल पत्थर का पाउडर 60-70 रुपए किलो है और गाय की हड्डियों से निकाला हुआ 20-25 रुपए किलो है। तो ज्यादातर उद्योग चलाने वाले लोग उसको वापरते हैं। अब गाय के शरीर के ऊपर का जो चमड़ी होती है, स्किन जो है, वो सबसे ज्यादा उपयोग होती है क्रिकेट का बॉल बनाने में। क्रिकेट वो होता है ना, क्रिकेट खेल, उसमें एक बॉल होती है लाल रंग की, अभी सफेद रंग की भी आने लगी। तो ये जो क्रिकेट की बॉल है, ये गाय की चर्बी के माने गाय की चमड़ी से ही बनती है। और गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं, बछड़े बछिया, उसकी चमड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक होती है फुटबॉल। क्रिकेट बॉल तो छोटी है, फुटबॉल तो बड़ी है। तो फुटबॉल बनाने में भी यही चमड़े का उपयोग होता है, गाय का चमड़ा, भैंस का, उनके शरीर का जो चर्बी है, चर्म है, उसका उपयोग होता है। आजकल और एक उद्योग में इसका बहुत उपयोग होता है, जूते चप्पल बनाने में। अगर आप बाजार से कोई ऐसा जूता चप्पल खरीदते हैं जो चर्म का है, चमड़े का है, लेदर का है और बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो 100% गाय की चर्म का होता है। सॉफ्ट है, अगर मुलायम है तो गाय का चर्म है, और अगर थोड़ा हार्ड है, कड़क है, तो मशी का है, भैंस का है। जास्ती हार्ड और जास्ती कड़क है तो ऊंट का होता है, घोड़े का, ऊंट का बहुत कड़क होता है। तो एक बहुत बड़ा उपयोग ये चमड़ा, जूते चप्पल इसमें बनाने, पर्स बनाने में बहुत इसका उपयोग होता है। बेल्ट बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है, जो लोग अक्सर बेल्ट बांधते हैं पैंट में, पर्स रखते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। और अभी इससे और भी कई वस्तुएं बनाना शुरू किया है। सजावट की बहुत सारी वस्तुएं जो घरों में रखी जाती हैं, शो पीस के नाम पर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत कुछ गाय के चर्म से, मशी के चर्म से, बैल आदि आदि के चर्म से बनते हैं। तो गाय और गाय जैसे जानवरों का जब कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती हैं। एक तो मांस निकला, मांस खाने में गया। दूसरा, मांस में से तेल निकला, तेल का कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हुआ। फिर खून निकला, खून का इस्तेमाल 3 जगह मैंने आपसे कहा, चाय में और दवा बनाने में और लिपस्टिक और नेल पॉलिश बनाने में। हड्डियां निकली, हड्डियों का उपयोग टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम, इसमें बहुत ज्यादा, और टेल्कम पाउडर। तो ये जो भी शरीर में से निकले हुए अंग हैं, इन सबका भरपूर उपयोग है और इसका बहुत बड़ा बाजार है इस देश में। प्रतिवर्ष मैंने आपसे कहा 36,000 कत्ल खाने हैं और करीब 4.5 कोटि गाय, बैल, मशी, बछड़ा, बछिया सभी मिलाकर उनका कत्ल होता है। और उसका प्रतिवर्ष जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है, जितना चर्म निकलता है वो बिकता है, खून निकलता है वो बिकता है। अलग अलग जगह पर इन सब का उपयोग होता है। अभी गाय के शरीर के अंदर के कुछ अंग हैं, उनका भी बहुत उपयोग होता है। जैसे गाय के शरीर में एक बड़ी आंत होती है, हमारे शरीर में जैसे बड़ी आंत है वैसे गाय में भी होती है। तो गाय के शरीर को जब काटते हैं तो बड़ी आंत उसमें से अलग निकालते हैं और उस बड़ी आंत को पीसकर चटनी बनाकर एक केमिकल निकालते हैं, उसका नाम है जिलेटिन। और वो जिलेटिन बहुत ज्यादा उपयोग होता है आइसक्रीम बनाने में।
वही जिलेटिन का बहुत अधिक उपयोग होता है चॉकलेट बनाने में, टॉफी बनाने में। टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम उसी जिलेटिन का भरपूर उपयोग होता है। आजकल वो नए नए तरह के खाद्य पदार्थ आए हैं, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब नए नए तरह के भोज्य पदार्थ हैं, परदेश से आए हुए हैं। इनमें भरपूर उपयोग होता है जिलेटिन का। और जिलेटिन गाय के शरीर की बड़ी आंत को चटनी बनाकर उसमें से निकाले हुए रस से बनता है। इस जिलेटिन का उपयोग आजकल और भी कई खाद्य पदार्थों में करने लगे हैं। खासकर आपने वो देखा, साबूदाना एक आता है, साबूदाना, जिसको अक्सर हम उपवास में खाते हैं, उसमें अब इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। तो बहुत सारे खाने पीने की वस्तुओं में ये सब चीजें उपयोग आती हैं। अब दुर्भाग्य हम सबका ये है कि हम सब अपने को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तुएं खाते पीते हैं जिसमें ये सब मांसाहारी सब पदार्थ मिले होते हैं। अब जैसे चाय पीते हैं, तो चाय पीने वाला अपने को कहे कि मैं शाकाहारी हूं, तो मुझे हंसी आती है उस पर, क्योंकि चाय बनाने में ही जो खून है, रक्त है, वो मिलाया गया है और उसका हम वापर कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी मैं तो उपवास रखता हूं लेकिन साबूदाने की खिचड़ी खाता हूं, तो मुझे हंसी आती है कि साबूदाने की खिचड़ी में जिलेटिन है, और जिलेटिन तो गाय के शरीर से निकाली गई बड़ी आंत में से मिलता है। कोई कहे मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन फेयर एंड लवली लगाता हूं, तो फेयर एंड लवली तो गाय के मांस में से निकाले हुए तेल से बनती है, तो वो कैसे शाकाहारी हो सकता है। तो ये ऐसे अलग, कोई कहता है कि मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन सवेरे सवेरे टूथपेस्ट घिसता हूं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन। कोई कहता है मैं टूथ पाउडर घिसता हूं। तो वास्तव में ये है कि अगर हमें सही माहिती है तो शायद हम इससे बच सकते हैं। तो सचिन भाई ने बोला कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बनता है गाय के शरीर से। वो यही सब वस्तुएं गाय के शरीर से बनती हैं जो ऐसी चीजों में उपयोग होती हैं जिन चीजों को भारत के लोग बहुत जाहिरात देखकर खाते पीते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि इससे बचने के लिए क्या करना, बहुत लोग कहते हैं। तो उसका एक सरल माहिती मैं आपको देता हूं। जो वस्तु का जाहिरात टीवी में आया वो नहीं लेना, तो आप बच जाएंगे। जो वस्तु का टीवी में बहुत जाहिरात आता है वो वस्तु कभी नहीं लेना, तो आप इससे बच पाएंगे। जैसे चॉकलेट का बहुत जाहिरात आता है, कैडबरीज, नेस्ले आदि आदि, वो नहीं लेना। ऐसे ही क्रीम पाउडर का बहुत जाहिरात आता है, लैक्मे, इरेस्मे, इमामी, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, वो नहीं लेना। चाय कॉफी का बहुत जाहिरात आता है, वो नहीं लेना। जिन वस्तुओं का जाहिरात जास्ती है, समझ लो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, उसमें बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जाहिरात उसी वस्तु का होता है जिसमें धोखा होता है, और जो वस्तु संपूर्ण निरापद होती है और शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, उपयोगी होती है, प्रकृति से आती है, उसका जाहिरात कभी नहीं होता। जैसे टीवी चैनल पर आप बार बार देखते हैं, पेप्सी, कोक, थम्स अप का जाहिरात तो होता है, लेकिन ऊस के रस का जाहिरात होता है, नारियल पानी का, नींबू शिकंजी, दही का ताक, गाय का दूध, उसका जाहिरात नहीं होता। लेकिन पेप्सी कोक का भरपूर होता है। तो पेप्सी कोक में भयंकर धोखा है, इसलिए जाहिरात होता है। उसके रस में कोई धोखा नहीं है, नारियल पानी में कोई धोखा नहीं, इसलिए उसका जाहिरात नहीं। गाय के दूध का जाहिरात टीवी में नहीं आता, लेकिन डालडा, वनस्पति घी, इसका भरपूर जाहिरात टीवी में आता, क्योंकि उसमें धोखा है। तो जो वस्तुओं का जाहिरात टीवी में बहुत जास्ती हो वो नहीं लेना, तो आप इससे बच सकते हैं। और यही माहिती आप दूसरों को देंगे तो उनको भी बचा सकते हैं। अगर कोई अपने को हिंदू कहता है, संपूर्ण 100% हिंदू मानता है, और उसके बाद
ऐसी कोई काम करे जिससे ये मांसाहारी वस्तुओं का उसके जीवन में उपयोग हो। धर्म संकट से हम बचें और दूसरों को बचाएं, ये हमें बहुत आवश्यक है और इसका हम अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो ये हमें समझ में आएगा।